आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का पार्ट 2 करेंगे हम लोग। एंड इसमें हम लोग क्वेश्चन 11 टू क्वेश्चन 14 टोटल 5 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 टू 10 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोग उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देखिए। एंड यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 11 से लेकर क्वेश्चन 14 तक। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? अ पॉलीथीन पीस रब्ड विद वुल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 3.2 into 10 पावर -7 कूलम। ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया यहाँ पे। एक पॉलीथीन पीस है, इसको जब वुल से रब किया जाता है, एक पॉलीथीन है, इसको जब वुल से रब किया जाता है तो जो पॉलीथीन पीस है इस पे चार्ज आ जाता है 3.2 into 10 पावर -7 कूलम, है ना, नेगेटिव चार्ज। तो पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है एंड फ्रॉम विच टू विच, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ पे होता है। तो देखो, क्योंकि पॉलीथीन पीस नेगेटिवली चार्ज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर वुल से लेकर के पॉलीथीन पर हुआ, क्योंकि जिस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए दैट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर वुल से पॉलीथीन पे हो रहा है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमें कैलकुलेट करना है, तो वी नो दैट Q इक्वल्स टू एन ई। यहाँ से हमको अगर n निकालना हो तो n क्या हो जाएगा, Q बाई E। Q का वैल्यू हमको दिया है 3.2 इंटू 10 पावर -7 कूलम एंड E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। यहाँ से कट जाएगा 16 टू जा 32 एंड ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 पावर 12, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर वुल से पॉलीथीन पे होगा। दूसरा इसमें क्वेश्चन तो ए हो गया। बी बोल रहा है इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन, क्या ट्रांसफर ऑफ मास भी होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। इलेक्ट्रॉन वुल से पॉलीथीन पे ट्रांसफर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को तो मास होता है ना। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास अगर हम लोग बात करें, एम ई कितना होता है 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना हो रहा है, आया है 2 इंटू 10 पावर 12। तो मास ट्रांसफर कितना हुआ, मास ट्रांसफर एम ई इंटू एन। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg का मास ट्रांसफर होगा। अब एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो मास कितना ट्रांसफर हो जाएगा, एम इंटू एन। कर दो सॉल्व, 9.1 इंटू 10 पावर -31 इंटू 2 इंटू 10 पावर 12। यहाँ से अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 18.2 इंटू 10 पावर 11 में से 2 गया 9 एंड 2 में से 1 गया 1, 18.2 इंटू 10 पावर -19। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1.82 इंटू 10 पावर -18 किलोग्राम। इतने मास का ट्रांसफर होगा वुल से पॉलीथीन पे। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.12 बोल रहा है क्वेश्चन 2 इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फीयर एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। यानी कि दो चार्ज्ड कॉपर स्फीयर है, इस तरीके से ए एंड बी एंड सेपरेटेड बाय 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 into 10 पावर -7 कूलम? मतलब यहाँ पे दोनों का चार्ज इक्वल है, दोनों का चार्ज इक्वल है, Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q।
एंड डिस्चार्ज का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना होगा। तो क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, इनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन वर्क करेगा एंड फोर्स होगा कितना F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से K का वैल्यू पुट करें हम लोग 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 Q2 का वैल्यू सेम है यानी कि 6.5 इंटू 10⁻⁷ इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁷ अपॉन R स्क्वायर। R कितना है 50 सेंटीमीटर, R दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, तो 50 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। यहाँ से कर देते हैं 50 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पे बोल दिया है कि रेडियस ऑफ हैंड बी आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। इन दोनों का जो रेडियस है ना नेग्लिजिबल है, इसलिए रेडियस को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, टोटल डिस्टेंस को ही काउंट करेंगे। ठीक, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। देखो पहले पावर को हम लोग एलिमिनेट करते हैं, 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5 इंटू यहाँ से हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻14, तो 10⁻⁻14 को इसको करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 10⁻⁻5, 10⁻⁻5 हो गया एंड नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हम लोग डिवाइड में कर देंगे। हाँ, यहाँ से इसका हो जाएगा 2500 इंटू 10⁻⁻4 कितना हो जाएगा। अब यहाँ से इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा। यहाँ से देखो 2 0 से 2 0 यहाँ पे कैंसिल होगा, 9 इंटू यहाँ से हम लोग कर सकते हैं 65 इंटू 65 इंटू 10⁻⁻5 एंड डिवाइडेड बाई 25 हो जाएगा। यहाँ से देखो 2 0 यहाँ से कट जाएगा एंड ऊपर जाएगा 2 0 प्लस में हो जाएगा, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हट जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, 5 से कट करो, 5 5 पे 25, यहाँ से 13, फिर यहाँ से करो 5 से, 5 1 5 5 13 जा 65, यहाँ से कितना हो गया 9 इंटू 13 इंटू 10⁻⁻5, 13 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 169 इंटू 10⁻⁻5, क्या हो जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करो, 9 9 जा 81 को 1 कैरी 8 एंड 9 6 जा 54 एंड 6 हो जाएगा 62 को 2 कैरी 6 एंड 9 1 जा 9 और 6 कितना हो जाएगा 10 15, 1521 इंटू 10⁻⁻5, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.521 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन, यानी कि फोर्स का वैल्यू कितना आ गया F इक्वल्स टू 1.521 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें एक पार्ट था ए, बी पार्ट क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द एबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। देखो अगर दोनों स्फीयर के बीच का डिस्टेंस r हो एंड चार्ज q हो, इनके बीच में फोर्स कितना था, इनके बीच में फोर्स लगेगा F इक्वल्स टू K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि चार्ज का अमाउंट सेम है। अब बोल रहा है कि चार्ज को डबल कर दिया जाए, यानी कि यहाँ से हम लोग चार्ज को अगर डबल कर देंगे तो फोर्स F डैश कितना हो जाएगा कि, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2Q का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना है हमारा हाफ कर दिया जाता है, यानी कि R/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा R/2 करेंगे तो R स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, 4 पर 16 टाइम्स
के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि जो एफ डैश का वैल्यू हो जाएगा एफ डैश इक्वल्स टू 16 एफ, पहले 4 से 16 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू हो गया हमारा एफ का वैल्यू 1.5 टू 1 इंटू 10⁻² न्यूटन है, इसका 16 टाइम्स हमारा ग्रेटर हो गया। ओके, चलो ये भी क्लियर है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, सपोज द स्फीयर्स ए एंड बी इन एक्सरसाइज 1.12 हैव आइडेंटिकल साइज, यानी कि बोल रहा है कि जो पिछले क्वेश्चंस में दो स्फीयर्स हैं एंड बी, दिस इज ए एंड सेकंड इज बी, दोनों आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब सेम साइज का हो गया, ठीक है। अ थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज but uncharged is brought in contact with the first, then brought in contact with the second and finally removed from both. What is the new force of repulsion between A and B? देखो यहाँ पे A and B है, इस पर चार्ज कितना है Q है, इस पर भी चार्ज Q है, ठीक। एंड Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है, Q का वैल्यू हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा, Q का वैल्यू कितना था, Q का वैल्यू 6.5 इंटू 10⁻⁷, 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम, ठीक है। एंड इनके बीच का सेपरेशन आर है। अब बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में थर्ड स्फीयर आ जाता है सेम साइज का, एक थर्ड स्फीयर यहाँ पे आ जाता है, मान लेते हैं सेम सी है फर्स्ट, ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद फर्स्ट देन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द सेकंड। अब देखो पहले क्या कर रहा है कि सी ए के कॉन्टेक्ट में आता है, तो अगर ए के कॉन्टेक्ट में सी आएगा, ये है डे सी के कॉन्टेक्ट में आ गया, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ना कंडक्शन प्रोसेस से। इस पर क्यू चार्ज है तो इस पे 0 चार्ज है, तो ये कितना हो जाएगा Q/2 एंड Q/2, दोनों पे चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब फिर क्या हो रहा है, देन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द सेकेंड, इसके बाद क्या किया जा रहा है कि यहाँ पे अब बी सी को बी से टच कराया जा रहा है, यहाँ पे हमारा बी है एंड सी अब इससे टच करेगा, सी पे कितना चार्ज हो गया, सी पे चार्ज Q/2 है और बी पे कितना चार्ज है Q है, तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ना, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इक्वल चार्ज डिवाइड होगा, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज हमारा हो जाएगा Q प्लस Q/2, यानी कि 3Q/2 टोटल चार्ज हो जाएगा। एंड जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाएगा, B एंड C दोनों पे इक्वली चार्ज डिवाइड हो जाएगा, कितना 3Q/4 एंड इसमें हो जाएगा 3Q/4, बी है एंड सी है, ठीक है। अब फिर पूछ रहा है कि अब इन दैट केस जब ए एंड बी को कांटेक्ट में लाया जाता है तो अब इनके बीच फोर्स कितना लगेगा, तो फाइनली ए पर चार्ज कितना हो गया, देखो फाइनली ए पर चार्ज हो गया Q/2, ये है हमारा, एंड जो सी है सी पे चार्ज कितना हो गया 3Q/4, ये है एंड सी है। अब इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा, तो अब इनके बीच में अगर हमको फोर्स निकालना हो तो क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू ए Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो K Q1 का वैल्यू Q/2 एंड Q2 का वैल्यू 3Q/4 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा, Q वही है 3 ऊपर हो जाएगा 8, यानी कि 3/8 K Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एंड इसका वैल्यू हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में निकाल लिया है, इसका वैल्यू कितना आया था 3/8 इंटू, देखो पिछले क्वेश्चन में इसका वैल्यू कितना आया था 1.5 टू 1 इंटू 10⁻², 1.5 टू 1 इंटू 10⁻², इसको हम लोग सॉल्व करें, चलो इसको सॉल्व करें, एफ आ जाएगा हमारा, पहले 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6,
एंड 3 5 जा 15 को 5 कैरी 1 3 1 जा 1 1 4 4.563 इंटू 10 पावर -2 डिवाइडेड बाई 8 कितना हो जाएगा? 8 5 जा 40 8 5 जा 40 एंड 8 7 जा 56 एंड यहाँ पे 0.57 इंटू 10 पावर -2 न्यूटन फोर्स आएगा, यानी कि F इक्वल्स टू 0.57 इंटू 10 पावर -2 न्यूटन। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आई होप समझ में आएगा। पहले क्या बोला है कि दो चार्ज ए एंड बी है और इस पे चार्ज क्यू एंड क्यू है, उनके बीच में अगर आइडेंटिकल अनचार्ज सी आ जाता है तो पहले क्या करेगा? पहले ए से टच करेगा, ए से टच करेगा तो ड्यू टू कंडक्शन इफेक्ट चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो Q/2 ए पे Q/2 सी पे हो जाएगा। अब Q/2 क्योंकि सी पे चार्ज है, अब ये सी चार्ज बी से कांटेक्ट करेगा, फिर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दोनों पे इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पहले दोनों का चार्ज मिला के चार्ज होगा कितना? Q+Q/2 यानी कि 3Q/2 एंड इसका हाफ जब करेंगे तो 3Q/4 एंड 3Q/4 इन दोनों पे चार्ज आ जाएगा। अब फिर क्या हुआ? ए पे चार्ज हमारा हुआ Q/2 एंड बी पे चार्ज हुआ 3Q/4। इनके बीच में सेम डिस्टेंस पे रखने में फोर्स कितना लगेगा? फोर्स इतना लगेगा 0.57 इंटू 10⁻² न्यूटन। तो आई होप इतनी सारी चीजें समझ में आई होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं 1.14। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज सेइंग figure shows that the trap of three charged particle in a uniform electrostatic will give the sign of the three charges which particle has the highest charge to mass ratio। देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर ये पूरा पॉजिटिव है एंड नीचे यहाँ पे क्या है? नेगेटिव फील्ड है। अब इनके बीच थ्री चार्ज पार्टिकल इसमें एंट्री कराए जाते हैं। तो फर्स्ट वाला क्या हो रहा है? फर्स्ट वाला पॉजिटिव प्लेट को डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो फर्स्ट वाला पॉजिटिव को डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव चार्ज को भी अट्रैक्ट करेगी। तो फर्स्ट जो हमारा चार्ज होगा, फर्स्ट कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों नहीं? फर्स्ट हमारा नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। फर्स्ट नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि नेगेटिव अट्रैक्ट्स थ्रू पॉजिटिव। एंड सेकेंड क्या होगा? सेकेंड भी हमारा नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी अट्रैक्ट होकर के पॉजिटिव प्लेट की ओर जा रहा है। एंड थर्ड क्या होगा? थर्ड पॉजिटिव होगा, है ना, क्योंकि पॉजिटिव है तो नेगेटिव पर अट्रैक्ट हो जाएगा, या पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के थ्रू रिपेल हो जाएगा। अब देखो विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। अब देखो हमको इसमें देखना है कि किस पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज्यादा होगा। अगर हम लोग इसमें इसका एक्सेलरेशन निकालें, पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालें, तो ए इक्वल्स टू क्या होगा? F/m, ठीक है। एंड क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो F क्या हो जाएगा? Q/E/m, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि सेंट्रल पॉइंट से डिफ्लेक्शन कितना होगा। तो डिफ्लेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या देखेंगे? H इक्वल्स टू क्या होता है? UT प्लस हाफ AT²। क्योंकि जो भी चार्ज पार्टिकल है रेस्ट से मूव करना स्टार्ट किया है, H कितना हो जाएगा? U का वैल्यू 0 इंटू T प्लस हाफ AT², हाफ A का वैल्यू QE/m इंटू T²। तो यहाँ पे हमको H क्या मिल रहा है? H इक्वल्स टू 1/2 QE/m इंटू T²। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q/m, है ना। यही चार्ज टू मास रेशियो, यानी कि जिसका डिफ्लेक्शन जितना ही ज्यादा होगा उसका चार्ज टू मास रेशियो उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? जो चार्ज 3 है, चार्ज 3 का डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा हो रहा है ना। चार्ज 3 का डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा हो रहा है, तो चार्ज टू मास रेशियो इसी का होगा, यानी कि चार्ज 3 हैज हाईएस्ट
बाई एम। इसका हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो होगा क्योंकि इसका डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा हो रहा है। ओके, आई होप समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 15। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 15 क्या बोल रहा है? कंसिडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलॉम। इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू दे रखा है 3 इंटू 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलॉम। What is the flux of this field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to the YZ plane? देखो यहां से हमारा दे रखा है इस तरीके से, तीन कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं x y z। अब क्या बोल रहा है कि एक स्क्वायर है जिसका साइड कितना, मान लो साइड हम ए ले लेते हैं या आर ले लेते हैं, साइड को हम लोग आर ले लेते हैं। आर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर जो है, जो इसका प्लेन है वाई जेड प्लेन के पैरेलल में है, यानी कि कुछ इस तरीके से रखा होगा, इस तरीके से। तो वाई जेड के प्लेन में रखा जब होगा तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो एक्स प्लेन में होगा, है ना। तो यहाँ से अगर हमको इसका एरिया निकालना हो, एरिया डेल्टा एस, हम लोग क्या करेंगे, साइड इसका दिया है तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर के एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 0.1 मीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 0.1 आई कैप, है ना। यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा 0.01 आई कैप मीटर स्क्वायर। हमारा एरिया निकल गया। अब पूछ रहा है कि फ्लक्स, इस कंडीशन ऑफ फ्लक्स कितना होगा। फ्लक्स फाई इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट डेल्टा, दोनों का स्केलर प्रोडक्ट होगा। ई का वैल्यू दिया है 3 इंटू 10⁻³ आई कैप, एंड यहां से एरिया वेक्टर दे दिया है 0.01 आई कैप। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁻³ इंटू 0.01 इंटू आई डॉट आई, ये कितना हो जाएगा 30। आई डॉट आई का वैल्यू 1 हो जाएगा इंटू 1 यानी कि 30। इसका यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इतना हो जाएगा 30 इंटू 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। एंड सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है बी में, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल ऑफ इट्स प्लेन मेक्स 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। प्लेन का जो नॉर्मल है 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं, यानी कि थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो इस कंडीशन में क्या होगा हमारा y इक्वल्स टू ई डेल्टा एस कॉस थीटा। ई का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया है, ई का वैल्यू कितना है 3 इंटू 10⁻³ डेल्टा एस का वैल्यू 0.01 कॉस 60, तो कितना हो जाएगा 330 हो जाएगा। इसका उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस 60 का वैल्यू 1/2। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने 11 to 15 क्वेश्चन किए हैं, टोटल 6 क्वेश्चन है ना। 11 to 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। एंड इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में और सारे क्वेश्चंस करेंगे। आई होप सारे चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।